अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीक 6 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्स से रिलेटेड है और कुछ पोर्शन जो है हम पासिंग के टॉपिक का डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर भी हमने लेक्स को डिस्कस किया था कि लेक्स को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से अपने टोकन्स के पैटर्न को स्पेसिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था और कुछ मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल्स बताई थी। तो लेट्स क्या है जी, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ स्कैनर व्हिच मैचेस द फॉलोइंग टोकन्स। जिस तरह के वो क्या करना चाहते हैं, हम इंटीजर मैच करना चाहते हैं, हम रियल नंबर मैच करना चाहते हैं जिनका फॉर्मेट डेसिमल का होगा, आइडेंटिफायर मैच करना चाहते हैं। आइडेंटिफायर मैंने बताया था सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होते हैं और उसके बाद डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। जो भी आप किसी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। और ऑपरेटर्स की आपके पास फैमिली भी आपको पता है और वाइट स्पेसिस का भी आपको पता है। आई एम गोइंग टू प्रिंट आउट द टोकन्स दैट आई मैच एंड काउंट हाउ मैनी ऑफ ईच आई काउंटर। मैं इनपुट के तौर पे कोई सेंटेंस दूंगा और वो मुझे पता मैच करके बता देगा कि इनमें से कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपका डेफिनेशन पोर्शन मैंने आपको बताया है जिसके अंदर आप लाइब्रेरीज मैक्रोज वगैरह इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस की डेफिनेशंस को बताते हैं। देन अगला पोर्शन आपके पास रूल्स क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन ने जो टोकन मैच करना है वो किस तरह से होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एक्शन, और उसमें एक्शन क्या परफॉर्म करना। देन जो तीसरा पार्ट है आपके पास वो है यूजर सब रूटीन यानी कि फंक्शंस। वो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, जस्ट कंटेन एन ऑप्शनल मेन फंक्शन। ठीक है, तो मेन की बॉडी होगी, इस बॉडी के अंदर रह के हम इसको कॉल करेंगे और ये क्या होंगे, इन डेफिनेशन की बेस पे ये चल रहे होंगे। ठीक है, so let's start by creating a Lex file which simply matches our integer. We define integer as being any whole number and its negation. ठीक है, कि सब जो नंबर अगर एंटर करें तो वो जो है वो नेगेटिव नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होंगे। सो व्हाट्स एन अप्रोप्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन टू मैच दिस सर्विस। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है आपकी नज़र में कि हम जो है इसको अगर हम मैच करना चाहें इस नंबर को, होल नंबर को, तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हम क्या करना चाहते हैं, नंबर बताना चाह रहे हैं, जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, 0 to 9 नंबर होंगे और इधर हमारे पास 1 to 9 नंबर होंगे, लेकिन उनके स्टार्ट में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो 1 to 9, ठीक है, और उनके शुरू में आपको क्या बताया, माइनस का साइन। ठीक है, ऑप्शनल है। और 0 to 9 नंबर और इनकी रेपिटेशन चलती रहेगी, या फिर नंबर जो है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। और ये जो है ये किस लिए है, ये ऑप्शन है हमारे पास ना, हो भी सकता है माइनस का साइन, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क का मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ऑप्शनल के लिए यूज करते हैं। ये जो सिंबल है ऑप्शनल के लिए यूज करते हैं, यानी नेगेटिव का नेगेटिव आए या ना आए, ठीक है, ऑप्शनल है। We can match 0 or more numbers from the range 0 to 9, but it must be preceded by number from the range 1 to 9। तो आपने इस तरह से आप अपनी रेंजेस को मेंशन कर सकते हैं। ये जीरो जो है वो अल्टरनेटिवली जस्ट मैच जीरो का, अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है तो वो सिर्फ जीरो मैच करे। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपल कोड लिखना है थोड़ा सा, जिसमें आपने पहला पोर्शन आपका पहली बॉडी, उसके बाद आपकी दूसरी बॉडी, ठीक है, सॉरी दूसरी बॉडी, उसके बाद आपकी ये तीसरी बॉडी, देन आपकी मेन की बॉडी। मेन की बॉडी में आपने ये फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर आपने क्या करना है, इस फंक्शन को, ये फंक्शन बिल्टियन फंक्शन है, इसको आप इंपोर्ट करेंगे और आप प्रिंट करवाएंगे नंबर टोकन। ठीक है, नोमेंट्स न्यूमेंट्स, जो जो आपके पास टोकन इस रेंज के अंदर होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको प्रिंट करवा देगा। अब हम आते हैं वापस हम आज के टॉपिक के ऊपर। ये एग्जांपल, इसके ऊपर 2 से 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, इसको आप चेक कीजिएगा। एग्जीक्यूट करके इसकी प्रेजेंटेशन भी रखी हुई है हमने वीक 7 के अंदर, तो इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के अंदर प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो आपको इसका आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इनको नहीं आपने भूलना कि इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का ये मतलब है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सोर्स मैंने मेंशन कर दिया है इसके नीचे,
इस सोर्स पे जाके मजीद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकती हैं। इस देखो ये लिखा हुआ है नॉट ए बी, एनीथिंग एक्सेप्ट ए और बी, ठीक है, नॉट ए और बी, यानी ए और बी के अलावा सब कुछ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ए और बी, ए होगा या बी होगा, ये भी सेम ऐसे है, ठीक है। यहाँ देखें कि ए बी सी का होल स्टेरिक, ठीक है, या ए के अलावा हो सकता है बी या सी, ठीक है। ए और बी ने तो मस्ट आना ही आना है, सी के ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि सी की रेपिटेशन हो सकती है 0 or more times, 0 or more times। तो ये कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इनकी जो है पॉसिबल जो है रिस्पॉन्स इनका वो ये होगा कि इंट वाई बाई लेक्स वाइड होगा, तो इसका मतलब होगा कॉल टू इनवोक लेक्सर रिटर्न टोकन, पॉइंटर वैल्यू के लिए, लेंथ मैच करने के लिए, उसकी वैल्यू एसोसिएट करने के लिए, रैप अप करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए कंडीशन, ठीक है, स्विच करने के लिए, और आपने इको की स्टेटमेंट राइट मैच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह हमारा वीक 7 के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्सिंग के एक्चुअल टॉपिक की तरफ। तो पार्सिंग क्या है जी? सो नो दैट वी नो द ins and outs of how compiler determine the valid tokens of program। तो अब आपको इतनी समझ आ गई होगी कि हमारा कंपाइलर क्या इनपुट के तौर पे लेता है और क्या आउटपुट के तौर पे हमें देता है। We can talk about how they determine valid patterns। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से टोकन के पैटर्न को वेरीफाई किया जाता है। A parser is a part of compiler। A parser is a part of compiler which is responsible for serving as the recognizer of the programming language। तो पार्सर क्या हमारे कंपाइलर का एक पार्ट है जो क्या करता है, जो पहचान करके बताता है, रिकॉग्नाइज करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वो सिंटैक्स करेक्ट है तो ये क्या बताता है कि ये रिकॉग्नाइज कर जाता है और एरर नहीं फाउंड करता। जाहिर बात है कि जब वो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है तो उसमें कोई एरर नहीं होगा। इन द सेम वे दैट द स्कैनर इज रिकॉग्नाइजर ऑफ फॉर द टोकन्स। और जो स्कैनर होता है वो आपके सिर्फ टोकन को रिकॉग्नाइज करता है, और पार्सर जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये दो चीजों के दरमियान डिफरेंस आपने नहीं भूलना। इवन दो वी टिपिकली पिक्चर पार्सिंग as the stage that comes after scanning, this is not really the case। हमेशा ऐसा नहीं होता। In a real scenario, actual में होता क्या है, the parser will generally call the scanner as needed to obtain input token। कि पार्सर स्कैनर को कॉल करता है कि भाई मुझे इनपुट के तौर पे कुछ दो, ठीक है। इट क्रिएट्स अ पार्स ट्री। तो पार्सर फिर उसका पार्स ट्री बनाता है आउट ऑफ द टोकन्स, उन टोकन्स का जो स्कैनर ने स्कैन करके दिए हुए होते हैं, एंड पासिस द ट्री टू द लेटर स्टेज ऑफ द कंपाइलर। और वो जो ट्री बनाता है पार्सर, वो अपने बाद आने वाली जो स्टेज होती है आपकी, उसको वो ट्री के तौर पे जो है वो इंटरमीडिएट कोड को वो प्रोवाइड करता है आपका वो ट्री, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर मजीद जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की जा सके। दिस स्टाइल ऑफ कंपाइलेशन इज नोन एज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो हम इस फेज को क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। इसको SDT भी बोल सकते हैं, ठीक, SDT भी बोल सकते हैं, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर होता क्या है कि आपका जो पार्सर है वो क्या करता है, स्कैनर को कॉल करता है, स्कैनर से टोकन लेता है इनपुट के तौर पे टोकन्स, और उन टोकन्स को क्या करता है, फिर उन टोकन्स का ट्री बनाता है। और ट्री बनाने के बाद क्या करता है, जो आउटपुट आती है वो अपने से बाद में जो उसके प्रोसेस अपना फेज होता है कंपाइलर का, उस फेज को वो इनपुट के तौर पे अपनी आउटपुट दे देता है। लेट्स रिव्यू CFG। ईच कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज 4 कंपोनेंट्स, के उसके 4 कंपोनेंट्स थे। फाइनाइट सेट ऑफ टोकन्स थे, ठीक है, जिनमें टर्मिनल हो सकते हैं और आपके जिनको हम डिनोट करेंगे T से। उसके बाद फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स जिसको आप N से डिनोट करेंगे। प्रोडक्शन जिसको आप P से जाहिर करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल नॉन टर्मिनल
नॉन टर्मिनल कॉल्ड द स्टार्ट सिंबल, और एक ऐसा इसके अंदर स्टार्ट सिंबल होगा जिससे आप अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसको कहेंगे स्टार्ट सिंबल। तो चार चीजें हो गई, एक टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल और आपकी प्रोडक्शन। द आइडिया इज सिमिलर टू द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट दैट वी कैन क्रिएट रिकर्सिव फंक्शन। कहते हैं इसका सेम टू सेम आइडिया रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जो नई चीज आएगी वो क्या होगी, रिकर्सिव डेफिनेशन होगी। Therefore, context-free grammar are more expressive. ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाला कॉन्सेप्ट है कंपाइलर के अंदर। Given a CFG, parsing is the process of determining whether the start symbol can drive the program. कि स्टार्ट जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा, स्टार्ट सिंबल हमारा, वो हमें बताएगा कि हमने इस पूरे के पूरे टोकन के पैटर्न को कैसे ड्राइव करना है, इस पूरे प्रोग्राम को कैसे ड्राइव करना है, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा। इफ सक्सेसफुल द प्रोग्राम इज अ वैलिड प्रोग्राम, तो अगर वो स्टार सिंबल को यूज करते हुए हम ट्री जनरेट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम वैलिड प्रोग्राम है। इफ फेल्ड द प्रोग्राम इज इनवैलिड, अगर हम सक्सेसफुली ट्री जनरेट नहीं कर पाते तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम था वो हमारा फेल हो गया। तो अब ट्री जनरेट करना मैंने आपको वीक 4 में भी बताया। वी कैन ड्राइव पास ट्री फ्रॉम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन सम इनपुट स्ट्रिंग, कि हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट को यूज करते हुए हम ट्री जनरेट करेंगे। जिस तरह देखें आपके पास ये दो रूल्स दिए हुए हैं, ये दो लाइनों के अंदर रूल्स बताए हैं, ये वाले एक्सप्रेशन होगा तो आईडी आ सकता है, नंबर आ सकता है, या फिर माइनस एक्सप्रेशन आ सकता है, या फिर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आ सकता है, या एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, और अगर ऑपरेटर की जगह रिप्लेसमेंट करनी है तो उसकी जगह पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, रिप्लेस। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर था। तो अब इसको सामने रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्सिंग की दो टाइप्स थी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और दो और थी, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। तो पार्सिंग की टोटल 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट पार्सिंग होती है इसको हम बोलते हैं एलएल पार्सिंग। जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट पार्सिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एलएल पार्सिंग। तो 4 बातें जो इसमें याद रखने वाली ये है कि इनपुट रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड की जाएगी इनपुट। डेरिवेशन इज लेफ्ट मोस्ट, हमेशा पहले लेफ्ट साइड को कंप्लीट किया जाएगा। मीनिंग द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड एट एवरी स्टेप, जब तक आपको सारे के सारे टर्मिनल नहीं बन जाते तब तक आप लेफ्ट साइड को रिप्लेस करते जाएंगे। कैन बी हैंड रिटन और जनरेटेड बाय पार्सर जनरेटर, दोनों तरह का हो सकता है कोड इसका। यूज टॉप डाउन और प्रेडिक्टिव पार्सर, तो आप इसमें टॉप डाउन अप्रोच को यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट और टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो आपके पास है लेफ्ट टू राइट, जिसको हम एल आर पार्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये राइट मोस्ट होती है। वो क्या थी आपके पास, लेफ्ट मोस्ट थी, ये राइट मोस्ट थी, उसके सारे अपोजिट कर देने हैं। इनपुट रीड करना है हमने राइट टू लेफ्ट, और डेरिवेशन हमने राइट साइड को पहले रिप्लेसमेंट करनी है, टर्मिनल लेकर आने हैं, देन हमने लेफ्ट साइड पे आना है। मोर कॉमन लार्जर क्लास ऑफ ग्रामर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर जो है हमें बहुत ज्यादा जो है ग्रामर इन्वॉल्व करवानी पड़ती है, ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, तो इसका कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूज बॉटम अप पार्सर, और इसमें जो है बॉटम अप पार्सर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि बने हुए ट्री से आप उसकी रूट तक जाते हैं। ठीक है, समझ आई कि मेन आपकी जो रूट है उस तक जाते हैं, पेरेंट नोड तक जाते हैं, चाइल्ड नोड को यूज करते हुए पेरेंट नोड की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दो तरह की पार्सिंग के कॉन्सेप्ट है। एलएल पार्सिंग को हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलएल पार्सिंग को हम पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर हम जो है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो एलएल पार्सिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, यानी जो रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सिंग की हम बात कर रहे थे उसको हम एलएल पार्सिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो typically handwritten but can be automatically generated used when a language is relatively simple, इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी वेरी सिंपल हो। तो अब इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। टेक द फॉलोइंग context free grammar, it has certain properties, notably the absence of left recursion। इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारी ऐसे जो है फंक्शन नजर आ रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी आपको
नॉन टर्मिनल नजर आ रहे होंगे जो खुद को इट सेल्फ कॉल कर रहे हैं, खुद को इट सेल्फ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे रिकर्जन इसके अंदर किस तरह इन्वॉल्व है। दैट मेक इट अ गुड कैंडिडेट टू पार्स्ड बाय अ रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सर। ठीक है, तो इसलिए जो है इसके अंदर रिकर्जन जो इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसका नाम रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सर है। ठीक है, क्योंकि बार बार वो इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो खुद को कॉल कर रहे हैं। ये जो नोट नीचे लिखा हुआ है इसको पढ़ें, देखें। अ ग्रामर इज ए लेफ्ट रिकर्सिव, कि ये जो हमारे पास ग्रामर दी हुई है ये सारी, ये ग्रामर कब लेफ्ट रिकर्सिव होगी? A grammar is a left recursive if non-terminal A can drive to a sentential form A into AWA। ठीक है, यानी कि देखें जो नॉन टर्मिनल है वो जब रिप्लेसमेंट करवाता है तो वेरी लेफ्ट जो है, पहला लेफ्ट, वो खुद को कॉल कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है, इट सेल्फ कॉलिंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, वेरी लेफ्ट को अगर वो कॉल करे, यानी खुद को वेरी लेफ्ट पे रख के कॉल करे, तो ये लेफ्ट रिकर्जन होती है। तो हमारे इस तरह के जो हमारे पास जो फंक्शंस होंगे, यानी इस तरह की जो हमारे पास ग्रामर होगी, उसमें से हमने इस तरह के फंक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना है। विद डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, डब्ल्यू की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन शुरू में हमेशा वही नॉन टर्मिनल आएगा जिससे कि वो ग्रामर बनाई जा रही है। इन अदर वर्ड्स द नॉन टर्मिनल अपीयर ऑन द लेफ्ट मोड साइड ऑफ द रिप्लेसमेंट। ठीक है, एल एल ग्रामर कैन नॉट बी लेफ्ट रिकर्सिव। तो हमेशा हमने क्या करना है कि इस चीज को सामने रखते हुए कि अगर हमारी ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन आ रही है तो उसको हमने पहले रिमूव करना है, उसको हमने पहले रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि एल एल जो ग्रामर है उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। उसकी रीजन ये है कि लेफ्ट रिकर्जन अगर आती है तो इसके अंदर जो है आप स्टार्ट टू फाइनल तक नहीं पहुंच जाएंगे, सही तरीके से नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, और एम्बिग्यूटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी इससे, इसलिए आपने लेफ्ट रिकर्जन को जो है वो इग्नोर करना है और लेफ्ट टू राइट आपने क्या करनी है, आपने पार्सिंग करनी है। अब हमारे पास ये जो आपके पास ग्रामर दी हुई है, इस ग्रामर को यूटिलाइज करते हुए मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि प्रोग्राम जो है हमारा इसके अंदर स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद एक्सप्रेशन है, प्रोग्राम की जगह एक्सप्रेशन आ सकता है और एक्सप्रेशन की जगह टर्म आ सकता है और एक्सप्रेशन टेल आ सकता है। इसी तरह एक्सप्रेशन टेल की जगह पर पहले प्लस आएगा, ये एक टर्मिनल है, फिर टर्म आएगा, ये एक नॉन टर्मिनल है, फिर एक्सप्रेशन टेल आएगा, ये भी एक नॉन टर्मिनल है, या फिर इस सारे की जगह हम एम्प्टी भी लिख सकते हैं। देन हम टर्म की जगह क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर लेके आ सकते हैं और टर्म टेल लेके आ सकते हैं। और टर्म टेल की जगह पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर फैक्टर आएगा, फिर टर्म टेल आएगा या फिर एम्प्टी आएगा। ठीक है, ये टर्म टेल और ये भी टर्म टेल, देखो ये रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा क्योंकि ये वेरी लेफ्ट नहीं है, खुद को कॉल कर रहा है लेकिन ये रिकर्सिव कॉल नहीं है, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल नहीं है, रिकर्जन है लेकिन लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। उसके बाद फैक्टर की जगह क्या आ सकता है, एक्सप्रेशन आ सकता है जिसके दोनों साइड में ब्रैकेट होगी, या फिर सिंपल आप इंट लिख सकते हैं। अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम इसका ट्री बनाते हैं यूजिंग दिस ग्रामर। एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3, ये हमने क्या करना है, इनके ट्री बनाने हैं। ये 3 एग्जांपल्स का हमने ट्री बनाना है। ठीक है, तो अब रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सिंग को हम क्या करते हैं, हम ट्री बनाने से पहले जो है हम क्या करते हैं, इसको इसके फंक्शंस बनाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी इसको पहले कोड में कन्वर्ट करते हैं। इन प्रोडक्शंस को हम पहले क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको कोड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, बिकॉज प्रोग्राम इज आवर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, इट इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन कॉल। सबसे पहले प्रोग्राम नाम का फंक्शन बनाया जाएगा जो क्या करेगा, एक्सप्रेशन को कॉल करेगा। अब अगर एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनल है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, अगर वो नॉन टर्मिनल है तो फिर उसका भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनल खुद कॉल करते हैं ना,
नॉन टर्मिनल की जगह रिप्लेसमेंट होती है। इट मीन्स कि उनको जब कॉल किया जाता है तो उसकी जगह पे कुछ और लेकर आते हैं वो। ठीक है, जिस तरह प्रोग्राम को कॉल किया तो वो एक्सप्रेशन को लेके आया, एक्सप्रेशन को कॉल करता हूँ तो वो टर्म को और एक्सप्रेशन टेल को लेकर आता है। तो अगर ये टर्म टेल, एक्सप्रेशन टेल और टर्म जो है वो भी कुछ नॉन टर्मिनल्स हैं, तो फिर हम उनके भी फंक्शन मजीद बनाएंगे। तब तक फंक्शन बनाएंगे जब तक कि हमारे पास सारे के सारे नॉन टर्मिनल खत्म ना हो जाए। तो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड को हम सब रूटीन भी बोलते हैं, फंक्शंस को सब रूटीन भी बोलते हैं। ठीक है, और हम हर नॉन टर्मिनल के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। अब आप नाम लिखेंगे फंक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर कौन सा? प्रोग्राम का प्रोसीजर। प्रोग्राम क्या करेगा? ये इनपुट के तौर पे लेगा। ठीक है, और अगर इसकी इनपुट में क्या होगा, स्टार्ट आपने लेफ्ट ब्रैकेट से करना। ठीक है, इसको और इसको अभी इग्नोर कर दें आप, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को अभी इग्नोर कर दें। केस इनपुट लेने के बाद अगर तो वो केस इनपुट जो है वो एक्सप्रेशन है, ये देखो ये एक्सप्रेशन को लेकर आ रहा है ना, तो ये एक्सप्रेशन को कॉल करना है हमने और मैच करवाना है डॉलर साइन। डॉलर साइन का मतलब है एंड ऑफ लाइन। डॉलर साइन का मतलब क्या है? टिपिकली एंड ऑफ करेक्टर के इससे आगे कोई और इनपुट नहीं ली जा सकती। सिर्फ प्रोग्राम को जब भी कॉल किया जाएगा तो प्रोग्राम जो है वो एक्सप्रेशन को ही कॉल करेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम का फंक्शन नंबर वन, प्रोग्राम का फंक्शन नंबर वन, और फंक्शन नंबर वन में जब केस इनपुट किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को कॉल करेगा, एक्सप्रेशन के फंक्शन को। ये देखिए 7 पैरेंथेसिस लगाई हैं। ठीक है, 7 मैंने पैरेंथेसिस लगाई हैं ताकि आप इसको याद कर सकें कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अगर तो वो एक्सप्रेशन के फंक्शन को कॉल नहीं कर पाता तो वो एरर जनरेट करते, तो वो एरर जनरेट करते। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एक्सप्रेशन का फंक्शन। अब जब प्रोग्राम ने एक्सप्रेशन को कॉल किया तो अब एक्सप्रेशन क्या करेगा? एक्सप्रेशन का फंक्शन क्या करेगा? प्रोसीजर ऑफ एक्सप्रेशन क्या करेगा? वो केस लेगा किस चीज का? वो लेगा टर्म का फंक्शन। ये देखें, टर्म का फंक्शन लेगा। और वो किस चीज का फंक्शन लेगा? एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन लेगा। और वो एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन ले रहा है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन है। अगर ये दोनों फंक्शन वो नहीं लेता तो फिर वो एरर जनरेट कर देगा। इस तरह आप देखो कि एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन मुझे बनाना है और मुझे टर्म का फंक्शन बनाना है। अब मैंने जब टर्म को कॉल किया, एक्सप्रेशन को कॉल किया था तो वो टर्म और एक्सप्रेशन टेल को लाया था। अब ये टर्म किसको कॉल करेगा? ये देखें, ये इसको कॉल करेगा। और ये एक्सप्रेशन टेल किसको कॉल करेगा? ये एक्सप्रेशन टेल किसको कॉल करेगा? ये एक्सप्रेशन टेल इसको कॉल करेगा। यानी अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ मैं लिखूंगा प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर किस चीज का? प्रोसीजर एक्सप्रेशन टेल का। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो करेगा केस इनपुट। इस चीज का वो करेगा जनाब मैच। अब ये मैच किस लिए लिख रहा हूँ? देखें आखिरी लाइन, वी यूज मैच फंक्शन कॉल्स कंज्यूम टर्मिनल टोकन। यानी जब कोई नॉन टर्मिनल आएगा तो उस नॉन टर्मिनल का फंक्शन कॉल किया जाएगा, जब कोई टर्मिनल आएगा तो उसको मैच के फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मैच क्या चीज? मैच एज इट इज स्ट्रिंग मैच करनी है तो कॉमा आपका ये प्लस। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये ब्रैकेट बंद, और फिर क्या होगा? फिर वो टर्म का फंक्शन कॉल करेगा। यानी ये पहले हमने इसके लिए मैच फंक्शन लिखा, अब टर्म एक इटसेल्फ फंक्शन है। ठीक है, एक नॉन टर्मिनल है तो इसलिए टर्म का फंक्शन, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन, फिर आपका जो है वो एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन, ये फंक्शन की बॉडी। ठीक है, या फिर यहाँ पर एल्स पार्ट में जाके क्या आ जाएगा? ठीक है, स्किप। ठीक है, ये ई को कैसे डील करना है, इसकी जगह पे आपने सिंपल स्किप लिखने हैं कि ये इसको स्किप कर दे। ठीक है, तो अब आपने किस चीज का फंक्शन बनाना है? अब आपने टर्म का फंक्शन बनाना है, ये जो टर्म रह गया था। फिर टर्म को जब कॉल करेंगे तो वो फैक्टर को कॉल करेगा और टर्म टेल को कॉल करेगा। तो फिर हमें फैक्टर का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा और टर्म टेल का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका फंक्शन कि इसने टर्म ने फैक्टर को कॉल किया और टर्म टेल को कॉल किया। उसके बाद
जो है इस चीज का है फैक्टर का, ये फैक्टर का, तो फैक्टर पहले इसको मैच करेगा, ये मैच का फंक्शन आ गया, फिर इसको मैच करेगा, ये इसका मैच का फंक्शन आ गया, फिर एक्सप्रेशन एक हमारे पास नॉन टर्मिनल था तो ये एक नॉन टर्मिनल का फंक्शन आ गया, उसके बाद इंट, इंट भी एक हमारे पास क्या है, टर्मिनल है, तो ये हमारे पास इंट का फंक्शन आ गया, मैच करेगा इंट को, ठीक है, इंटीजर को मैच करेगा। तो इसी तरह आपने टर्म टेल का फंक्शन, एक्सप्रेशन टेल का फंक्शन, और जहां पर एम्प्टी आएगा एम्प्टी की जगह पर आपने स्किप के वर्ड को यूज करना है कि इसको स्किप करके लाइन को वो आगे चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो है हमने प्रोडक्शंस में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्शंस को हमने इम्प्लीमेंट किया, यानी प्रोडक्शन का कोड क्रिएट किया है हमने। तो आपको बेसिकली जो है पहले तो ये बनानी आनी चाहिए, ये बनाने का तरीका हम वीक नंबर 3 में सीख चुके हैं, इसको फिर इसके अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, और इन फंक्शन को यूज करते हुए ये जो मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल्स बताई हैं ये वाली, फिर हम इनको इसकी हेल्प से, उस कोड की हेल्प से ये आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है। यानी बेसिकली बनेगा वो ट्री ही, लेकिन वो ट्री की आउटपुट जो होगी वो ये होगी, इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शंस को, अपनी सीएफजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिकर्सिव डिस्टेंट पार्सिंग मेथड के थ्रू, रिकर्सिव डिस्टेंट पार्सिंग मेथड के थ्रू। रिकर्सिव का मतलब क्या बताया कि वो फंक्शन इसके अंदर कॉल किए जाते हैं, ठीक है, फंक्शंस कॉल किए जाते हैं। तो फंक्शंस कॉल करके हम क्या करते हैं, अपने ट्रीज को जनरेट करते हैं। तो अब ट्री जनरेट करेंगे हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक यहीं तक कवर है कि हमने सिर्फ क्या किया है, हमने अपने सीएफजी को, अपनी प्रोडक्शन को कोड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, कोड की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके जी फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।